ओके तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सबको आवाज़ आ रही होगी, क्लियर है आवाज़ एंड स्क्रीन, जल्दी बता दें। ओके जी, वालेकुम सलाम। 43 पे रुका है, आपको इस स्ट्रेटजी बता दें। बिल्कुल, दिस क्लास इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेटजी एंड द मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा इसमें देखो, जो बच्चे रिफ्रेशर वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे 40 पर फेल हो गया, ओके जी। अच्छा देखो, फेल है, 40 पे हो, 45 पे हो, 16 पे हो तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि उसमें तो आपने एप्लीकेशन की ही धज्जियाँ उड़ा दी हैं, तो ये ख़तरनाक मसले होते हैं। इसमें बगैर कुछ शर्म किए, बगैर किसी हया के आपने मुझे बताना है कि आपने किया क्या एग्ज़ाम में, पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि अगर आज आप शर्मा गए, आपने नहीं बताई अपनी लूप होल्स या डेफिशिएंसीज कि आपने एग्ज़ाम में क्या किया था, आप ऑल टुगेदर ये पेपर कभी भी नहीं पास कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, जो लास्ट अटैम्प्ट का क्वेश्चन है ना, जो पेपर है, उस पर मैंने 5 दिन लगाए और मैंने एक आयज़ा के रेफरेंस निकाले, क्योंकि अभी तक ICAP का सोल्यूशन ही नहीं आया। ऐसा ही है ना? तो उसके लिए गट्स चाहिए होते हैं, उसके लिए एक करेज चाहिए होती है कि आप पेपर के सोल्यूशन के आने से पहले अपना सोल्यूशन बना के मार्केट में फेंको, जो मैं करने लगा हूँ आज। तो आज मैं आपको एक आई ओपनिंग बात बताऊंगा कि भाई आपने गलतियाँ क्या की हैं, सही है? तो रिफ्रेशर वाले बच्चे यहाँ पे क्लियरली मुझे बताएंगे कि उन्होंने इसको पिक क्या किया था, तो एक एक करके गलती अपनी नोट करते रहेंगे। इस पूरे मेरे टेम्पलेट के अंदर इस अटैम्प्ट का सोल्यूशन मौजूद है। आपको आज क्रिस्टल क्लियर पता लग जाएगा फेल क्यों हुए हो। सबसे बड़ा मुसीबत क्या होती है कि फेल क्यों हुए पता नहीं है, फेल क्यों हुए पता नहीं है। मैं आपको बता दूंगा फेल क्यों हुए हो, आपको सारी गलतियां सामने खोल के एक आईने की तरह सामने रख दूंगा, जरा फोकस होकर मुझे जवाब देना, सही है? अपने हिसाब से तो सही किया था ना, अब अपने हिसाब से सही करना या ICAP के गेम ये चलें। ओके, गोइंग टू अटेम्प्ट इन मार्च, ओके बिल्कुल सही है। अब आगे सुनेंगे, प्लीज सुनना फोकस के साथ। इधर रेड डे वाला लिखा था, देखो अगेन जो मैं चीज अवॉइड करने को बोलता हूं आपको। तो आज के ऑब्जेक्टिव देख लो, हम डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन ऑफ लास्ट अटेम्प्ट और मैं इंडिविजुअली पूछूंगा कि आपने क्या किया था। तो जानी पहले तुम बताओगे आज, सही है? तुमसे शुरू करते हैं। ये एक पहला सवाल था जिसमें आपको कहा गया था कि आप ऑडिट रिस्क बताएं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ऑडिट रिस्क। फोकस होकर सुनना है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ऑडिट रिस्क, सही है जी? सुनना जरा। और आगे लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव सिनेरियो, ऊपर वाले सिनेरियो में से, और कहा यह जा रहा है एंड लिंक करें ईच रिस्क को रेलेवेंट टू द कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क। अच्छा ऑनलाइन वालों जरा ये बताओ मुझे प्लीज फोकस के साथ। अच्छा एक बच्चे ने पूछा सर अकॉर्डिंग टू यू पेपर लास्ट अटेम्प्ट का कैसा था? बहुत डिफिकल्ट। देखने में जो तुम्हें लग रहा था ना, जिस बच्चे की प्रैक्टिकलिटी पे तैयारी नहीं है ना, उसका बाप भी ये पेपर सॉल्व नहीं कर सकता। रट्टे वाला बच्चा कर ही नहीं सकता, वो उसके बस की बात ही नहीं है। मैंने 5 दिन लगाए हैं सिर्फ एक आयजा को रेफर करने में। तुम सोचो कितना डिफिकल्ट पेपर होगा। सुकून से बैठे रहो, सीखो आज क्या है। प्लीज सुनना, प्लीज फोकस के साथ। इधर मैंने कहा जानी इससे तुम्हें क्या पता लगता है? ऑनलाइन वालों आप जवाब दे सकते हैं, यहां पे मैं एक बच्चे से पूछ रहा हूं, इससे तुम्हें क्या पता लग रहा है? ये लिंक ईच रिस्क टू द रेलेवेंट कंपोनेंट ऑफ द ऑडिट रिस्क। देखो एक जवाब आया, मैं यहां पे लिखता हूं ना, जवाब यह आया कि आयजा से लिंक करना है। तुमने ये सवाल अटेम्प्ट किया था पेपर में जानी? गलत कर दिया। इसमें असर्शन बता दी थी, गलत। 2 बातें देखो, पहले तो सामने खोल के रख दिया ना तुम्हारे, गलत। रेलेवेंट कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क का मतलब होता है ये इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट और देखो, यू पिक्ड इट वेरी रॉन्ग। कंट्रोल रिस्क तो अभी नए बच्चे भी कर रहे हैं। इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है कंट्रोल्स को हटा के देखो। यस, वो सिखाया हुआ है ना। तो बोले कंपोनेंट बताओ, तो तुम्हें इस सवाल में सबसे पहले यह देखना था कि जो ऊपर रिस्क हैं उसमें से इनहेरेंट रिस्क कौन सा है, और एक्सप्लेन करना था, जो हम एक्सप्लेन करते हैं ना कि ये रिस्क है क्यों है, तो वो तो हमने सीखा है। पहले बताओ, बात समझ आई? खिज़र आपने क्या लिखा था इसमें? ये इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क की बात की थी इसमें। देखो पहला क्वेश्चन है आपके पेपर का जो आप देखे आई हैं, उसमें लिखा हुआ था आपने लिंक करना है ईच रिस्क को टू द रेलेवेंट कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क।
इसमें क्या आपने इनहेरेंट और कंट्रोल में बाइफिकेशन की थी? नहीं किया था ना? नहीं तो याद होना चाहिए ना। देखो ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज की है वो याद ना हो, या तो ये पता होना चाहिए। सही है। एनीवेज ये पहली बात हो गई, प्लीज फोकस के साथ सुनना। जानिए तुमने क्या लिखा था? इनहेरेंट कंट्रोल लिस्ट। चलो सही है, एक एक स्टेप। यानी वो बच्चे तो पहले अपने को साइड में कर लें जिसने इसने यही किया ही नहीं था, तो ये नंबर तो पूरे गए। मानते हो इस बात को? ये तो पूरे गए क्योंकि क्लासिफिकेशन आपने करनी थी। अब आगे देखते हैं। अब इसी ऊपर सिनेरियो को देखते हुए हम ये देखते हैं कि इसमें इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क कौन कौन से हैं। एग्रीड? आ जाओ। हमने कहा यू आर द ऑडिट मैनेजर इन खान एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर करंटली इन्वॉल्व इन द ऑडिट ऑफ लाहौर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ईयर एंड 30 सितंबर है और ये कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी है। एंगेज इन द इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अच्छा, आप वैसे ही सोचते हैं जब रिस्क की बात आती है तो भाई इंपोर्ट है तो फिर वो रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट, वो सारी चीजें वो तो अपनी जगह आता है। सही है, आगे सुने इधर। अच्छा सर, कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क के बिलाल, कंपोनेंट डिटेक्शन रिस्क आपका रिस्क होता है अपना, इदारे का रिस्क नहीं होता। डिटेक्शन रिस्क किसका रिस्क होता है? ऑडिटर का रिस्क होता है कि हो सकता है कि वो चीज डिटेक्ट होने से रह जाए, उसको आपने कम करना होता है। सही है, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं आज की क्लास में। इधर देखो प्लीज। अच्छा तूने लिखा था ये इनहेरेंट और कंट्रोल में बांटा था इसको। अब आओ देखते हैं कि कितना सही था कितना गलत था। ड्यू टू सिग्निफिकेंट करेंसी डेप्रिसिएशन द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स हैव इंक्रीज शार्पली। एलईएल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट द पोटेंशियल डिक्लाइन इन sales volume and has introduced a buy now pay later scheme for the retailer offered extended credit terms up to 180 days। अच्छा मुझे एक बात बता दो मेरे बच्चों, इधर तुम्हें नॉर्मल तरीके से लिखा था, नहीं जानी शाफी ये तो गलत है, हम कल मिले भी थे, आज देख लो तुम्हें पता लगेंगी गलतियां कहाँ हैं। अच्छा अब खिजरा इस पे क्या लिखा था? ये पूरी सिचुएशन में मुझे इनहेरेंट रिस्क बता दो और कंट्रोल रिस्क बता दो। ऑनलाइन में तो प्लीज पार्टिसिपेट करो, लिख के बताओ क्या भंड मारा है। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो जो नए वाले हो। देखो ये करेज होता है। पुराने वालों मतलब क्या हो गया तुम लोगों को, बताओ। इसके अंदर जो इनहेरेंट रिस्क है वो करेंसी डेप्रिसिएशन है और नहीं देखो देखो सुनो सुनो सुनो, इनहेरेंट रिस्क करेंसी डेप्रिसिएशन का वो बिजनेस रिस्क है। ऑडिट रिस्क बताओ। चलो वो है एक मिनट सुनाओ, बताओ जल्दी बताओ। बैड डेट्स का इनहेरेंट रिस्क है? नहीं, इनहेरेंट रिस्क जो है ना वो बैड डेट्स का है। इनहेरेंट रिस्क बैड डेट का, उसकी लॉजिक क्या है देखो, वो कह रहा है इंट्रोड्यूस किए बाय नाउ पे लेटर स्कीम, सही है, और ऑफर किए एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म which may ultimately result in understatement of bad debt expense। पर आपको इसको किस डब्बे में फेंकना था? इनहेरेंट रिस्क के। ऐसा है जी। इट इज अ लिस्टेड कंपनी और इसकी जो सेल्स है वो कम हो रही है, तो इसको वो होगा ना कि इसका प्रॉफिट ज्यादा दिखे, तो हो सकता है ओवरस्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। वो तो है, वो तो इनहेरेंट रिस्क है ना, वो तो है अपनी जगह। वो बोल रहा है इस फैक्टर में बताओ क्या है। देखो आई डिड एक्सप्लेन ऑडिटेड फ्रॉम द अबव सिनेरियो, अबव कंपोनेंट्स ऑफ ये अबव सिनेरियो, ये 3 सिनेरियो में से बताना है, बाकी नहीं। लिख दोगे तो नंबर मिलते हैं, उसका मसला नहीं है, पर अभी आप इन तीनों में से बताओ कि इससे क्या होगा। अच्छा आप सुने, देखो अगेन कह रहा हूं मेरी जान, डिक्लाइन इन सेल्स वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि वो तो डिक्लाइन हो ही रहा है ना वॉल्यूम, उसमें कौन सा रिस्क है? आप ये बताओ, ये करने जा रहा हूं, उससे इनहेरेंट रिस्क क्या आएगा इस इदारे में। अच्छा अब मुझे बता दो जल्दी से, इसके अंदर आपका कंट्रोल रिस्क कौन सा है? यस वेरी गुड। सुनो अब इसमें कंट्रोल रिस्क ये है कि क्योंकि आप पहली बार करने जा रहे हैं, आपको क्रेडिट असेसमेंट आती है या नहीं आती है, ये क्योंकि देखो आप तो पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो मुझे बताओ कि न्यू कस्टमर की असेसमेंट का जो एक्सपीरियंस होता है वो हर किसी को होता है, या ये कंट्रोल रिस्क है? तो इसके अंदर आपके आ गए 2 रिस्क, एक इनहेरेंट कि भाई बाय डिफॉल्ट कंट्रोल को हटा के देखूं तो ये रिस्क है, और कंट्रोल रिस्क का मतलब है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन डूइंग क्रेडिट असेसमेंट माइट नॉट हैव एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस। इसमें क्योंकि आपको पूरा उसने डिजाइन नहीं बताया कंट्रोल का, वो बोल रहा है ये होता
तो आप परसीव क्या करोगे, कंट्रोल रिस्क क्या ही हो सकता था इसके अंदर। पहले तो बात समझ आती है। नए वाले बच्चे जो बैठे हुए हैं, पहले तो गेम समझ आ रही है। कहाँ पहुंचाते हैं सर, जब में तुम बैठे होते यहाँ तक पहुंचा के आते हैं, ठीक है। तुम्हें मैंने इनहेरेंट और कंट्रोल तो नहीं बताया, पर अभी समझाया तो पिक हो गया। अब ऑनलाइन वालों बताओ, कितने बच्चे तुम में से ऐसे हैं तुमने कंट्रोल रिस्क लिखा था इसमें? मिस हुआ, मिस हुआ। जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, जल्दी बताओ, लिखा था नहीं लिखा था? मतलब दिस इज एन आई ओपनिंग सेशन यार, करके क्या आया वो तुम्हें क्लियर बता रहा हूं ना। गलती है तो है, एक्सेप्ट एंड आगे बढ़ जाओ, है ओके। मिस हो गया, देखो ये बात है, ये सिखाने बैठा हूं आज। अदरवाइज तुम इस डिलेमा में होते कि यार मैं तो सही करके आया हूं, हमें आता है। ओ भाई नहीं आ रहा ना, आता होगा तुमने वहां 3 घंटे में सही नहीं किया है। एग्रीड? सोचने की सलाहियत समझ आती है, क्लियर है? दूसरे पे चले, रिक्वायरमेंट नहीं पिक की। देखो अब ये जितने बैठे में किसी एक ने नहीं मुझे बोला मैंने किया है, जितने बैठे में किसी एक ने नहीं बोला मुझे किया है। तो ये था इसका असल क्रक्स। तूने लिखा था? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कंट्रोल रिस्क लिखा नहीं लिखा? नहीं, कंट्रोल रिस्क क्या लिखा था? नहीं, तुमने ये लिखा था कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो बेटा गलत बात नहीं करो ना, या तो लिखा था या नहीं लिखा था, सही है गलत की बात हो रही है। डोंट अभी देखो अपने आप को दिलासा नहीं दो कि मैंने इतना सा लिखा था। बात करो सही और गलत की। सीखने आए आज मैंने क्या हुआ, इस प्रोग्राम से बेटो को जलील होकर घर आना है, बात खत्म। ये इंप्रूवमेंट है तुम्हारी, सही है। देखो अब देखो ये कह रहे हैं ना, सब समझ तो आता था पर एग्जाम में नहीं लिखा। तो नहीं लिखा तो मतलब 3 घंटे में परफॉर्म नहीं किया, रह गया। अब क्या करूं मैं? क्लियर है? आगे सुने जी। वो तो मैंने कह दिया ना, मैंने कह दिया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट तो मैं बात ही नहीं करता। मैं तो वो देखो मैंने क्यों 5 दिन लगाए हैं सवाल के ऊपर या इस पूरे पास पेपर के ऊपर, मैंने वो चीजें निकाली हैं तुमने मिस की होंगी। मैं तुम्हें दिलासा दे ही नहीं रहा कि तुम्हें ये आता होगा, मैं तो कह रहा हूं जो नहीं आता होगा, जो मिस किया उसकी बात कर रहा हूं। क्लियर है? कुछ कह रहे हो? नहीं, दो अलग हैं। इनहेरेंट रिस्क होता है कि कंट्रोल्स को हटा के देखो कि बाय नेचर ये मसला हो सकता है, सही है। और उस इनहेरेंट रिस्क को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाए जाते हैं? कंट्रोल लगाए जाते हैं। कंट्रोल को भी हटा दें क्या बन जाएगा? कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क तो कंट्रोल रिस्क बन गया ना। देखो इनहेरेंट रिस्क तो है भाई। अब एक इसके आगे एक चीज बता रहा हूं तो मैं सिखाता हूं। ये लैपटॉप बेचता हूं मैं, क्या लैपटॉप जल्दी बताओ इजी टू कैरी चीज है? इनहेरेंट है, चोरी हो सकती है। इनहेरेंट है, इनहेरेंट रिस्क। मैंने कंट्रोल की बात की। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं कंट्रोल क्या लगाऊं? तुम लोग चीते हो, बता सकते हो? नहीं यार, अनऑथराइज्ड एक्सेस, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये यार सिखाया था यार, कम ऑन यार। तो ये सारी चीजें, अभी तो आपको ये चोरी ना हो तो ये क्या लगा दिया? कंट्रोल। इसको भी हटा दो तो कंट्रोल रिस्क भी बढ़ गया। तो ऑडिट रिस्क दो चीजों का फंक्शन है, इनहेरेंट रिस्क और दोनों बढ़ गए तो ऑडिट तो तबाह। आपका काम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्लियर है? आगे सुनते हैं। दूसरा क्या रहा है? नहीं, बैड डेट तो इनहेरेंट हो गया। नहीं, यूजुअली किसने, आपने कोई कंपनी चलाई है? नहीं, क्यों प्रिज्यूम किया? प्रिज्यूम किसने कहा आपको करने को? सही है? नहीं, जो है वो है। आप बोलो एक नया इदारा है, आज मैं पहली बार ये स्कीम लॉन्च करने जा रहा हूं कि उधार वाली, क्या मुझे इस मार्केट में अंदाजा होगा कि किसको कितना उधार देना चाहिए? कंट्रोल रिस्क तो यहां आता है ना। क्लियर है? इसकी बात कर रहे हैं, प्लीज सुनेंगे जल्दी से फोकस के साथ। अच्छा देखो यहां पे अब इनहेरेंट पिक हुआ था, कंट्रोल रिस्क पिक नहीं हुआ था, ऐसा है? गलती समझ आ रही है? एक्सेप्ट कर रहे हो? आगे बढ़ते हैं। टेंशन वाली बात ही नहीं है। रुक जा 1 मिनट, तू तो वैसे ही रेगुलर वाला चलसी, उसमें तू मजे ले रहा है। 5 मिनट रुक जा, इसको आगे चलने दे, सही है? प्लीज इधर। सर कभी किसी रीचेकिंग फॉर्म भरने के बाद मार्क्स इंक्रीज हुए हैं? जानी मार्क्स तब इंक्रीज होंगे ना जब ये तुम सही करके आओगे। यही वो तुम्हारे मुंह पे मारेगा ये नहीं लिखा था,
तो फ्री में करा रहा हूँ, मेरे को 2000 रुपये भेज दियो, वो 10 है ना, मुझे 2000 रुपये भेज दियो, अकाउंट नंबर भेजता हूँ। क्या वही तो वो आपके बोलेंगे भाई जो चेकिंग हुई थी वो बिल्कुल सही है। अच्छा तूने बता, तूने इसमें दोनों चीजें सही पिक की थी गलत थी? कंट्रोल नहीं किया था ना भाई। बात समझ आ रही है गलती कहाँ की है? आगे चलते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, आगे बढ़ जाओ इधर। अच्छा भाई इधर, अब हमने कहा इन प्रायर ईयर अ फ्रॉड वाज अनकवर्ड इन विच अ वेयरहाउस सुपरवाइजर कल्यूडेड विद अ रिटेलर टू मिस एप्रोप्रिएट द इन्वेंट्री। अच्छा मैनेजमेंट क्लेम कर रही है, थैंक यू जानी शाफे, लव यू यार। इधर सुनो, बिल्कुल माम ये क्लास पहली बार वालों के लिए भी, पर वो पहली बार वाले जो आज तक मेरी क्लास में साथ हैं। देखो माम कह रही हैं कि सर ये पहली बार जो ऑडिट पढ़ रहे हैं उनके लिए है ना रेलेवेंट, तुम्हारे लिए भी है ना, पर अगर आज ही उठ के आए पहली बार तो उसके लिए नहीं है भाई। अच्छा बेटा तो तुम कनेक्ट कर पा रहे हो ना, मतलब कितना अच्छा पढ़ाया, देखो पूरे 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 बैच वाले से लेके अब तुम कनेक्ट कर पा रहे हो। इधर वेलकम, इधर सुनो, वो भी पास होंगे यार इंशाल्लाह। उनकी गलतियां बता रहा हूँ तो उनकी गलतियों से सबक सीख लो, वो सबक सीख के इस बार सही कर लेंगे। क्लियर है? आगे सुनो प्लीज, फोकस के साथ जानिए इधर। अब फिर मुझे बताना है तुम लोगों ने कि बेनिफिशियल है या नहीं है। 5 दिन की मेहनत है, ऐसा हो नहीं सकता। मैं अल्लाह पे इस बात पे भरोसा रखता हूँ कि भाई मेहनत की है तो फायदा होगा। इधर देखो, अच्छा आप पता ये लगा कि पिछले साल फ्रॉड हुआ था कोलिजन की वजह से, सही है? कहाँ पे हुआ था? वेयरहाउस सुपरवाइजर कल्यूड किया था रिटेलर से, मिस एप्रोप्रिएट, चोरी हुई है इन्वेंट्री। अच्छा management claims to have strengthened internal controls over warehouse dispatch but has not provided documentation to support the changes in internal control। अच्छा वो बोल रहा है कि भाई हमने कर दिए अच्छे कंट्रोल्स, पर वो कंट्रोल्स क्या है लिख के तो दो कि भाई सिक्योरिटी गार्ड बिठाया है, कैमरे लगाए हैं, टैगिंग की हुई है, जो भी है, ये सारे कंट्रोल्स है ना, क्या वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन दे पा रहा है? अभी दे पा रहा है? तो इस साल के ऑडिट में क्या तुम्हारा ये कंट्रोल रिस्क है? अगेन सुनो, देखो कंट्रोल रिस्क इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट क्लेम कर रही है मैंने कंट्रोल इंप्लीमेंट कर दिए, क्या किए बता नहीं सकती, तो क्या क्या हो सकते हैं वो भी सिखाया हुआ है। वो क्या सिखाया हुआ है? अच्छा सैयद सैफुर रहमान ने कहा कल्यूजन का इनहेरेंट रिस्क है, गलत बात, ये भंड मार रहे हो। कल्यूजन का इनहेरेंट रिस्क नहीं है, इनहेरेंट रिस्क है आपकी इजी टू कैरी इन्वेंट्री। चोरी हो सकती है, चोरी हो सकती है, बात समझ आ रही है? देखो एक नेचर एंटिटी एक इसके इन्वेंट्री का ऐसा है कि इट इज इजीली टू कैरी एंड वो जा सकती है चोरी होके, उसके ऊपर तो कंट्रोल लगाना है। तो मुझे बताओ क्या इनहेरेंट रिस्क? सर मेरे दिमाग में बस 315 चल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। सुनो इधर, अब मुझे एक बात बताओ, अगर 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 मैं तुमसे ये पूछूं कि ये इन्वेंट्री अगर इजी टू कैरी इन्वेंट्री है तो क्या इस इन्वेंट्री को आसानी से उठा के जाया जा सकता है? क्या बाय नेचर इसमें इनहेरेंट रिस्क है चोरी होने का? बिल्कुल इनहेरेंट रिस्क है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का ऐसा ही है, यही तो हुआ है पिछले साल। तो अब मुझे बताओ, इवन दो द मैनेजमेंट इज क्लेमिंग दैट दे हैव स्ट्रेंथेंड द कंट्रोल बट फेल्ड टू प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंटेशन, देयर इज स्टिल अ कंट्रोल रिस्क दैट एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स माइट नॉट हैव बीन प्लेस्ड। क्लियर है? अब देखो ये तो वो बात हो गई ना कि आपको देख के समझ आएगा क्या चल रहा है, सही है? प्लीज सुनना फोकस के साथ। मुझे जल्दी से बात बताओ, कितने बच्चे ऐसे थे तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है जिसने ये दोनों बातें लिखी थी? अबे एक भी नहीं है। इधर जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों। अच्छा कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये मिस किया था? उठाओ हाथ, हाथ उठाओ। इनहेरेंट लिखा था? नहीं लिखा था कंट्रोल। अब देखो इसमें इनहेरेंट मिस हो गया। अच्छा तो अगर 10 नंबर का सवाल है, पहली चौरंगी से तुम 2 हटा दो, इससे भी 2, कितने बच गए? एग्रीड? मानते हो? चलो मान गए भाई, 6 नंबर बच गए। तुम्हारे मार्क्स कितने हैं टोटल? तो हर सवाल के अंदर अगर मैं आधे आधे अभी उड़ाता जाऊंगा तो 42 सही है ना? देखो समझ आ गई बात, इसलिए बैठा हूं यहाँ पे भी इनहेरेंट रिस्क लिखा था, ही 4 मार्क्स करता है। तो सुनो, तो तुझे तो एक ही मिला होगा फिर। इसमें सिंस द प्रीवियस ईयर देयर वर नो कंट्रोल्स, वो हम तो यही तो सीखते हैं। हमने क्या सीखा है? एक्सप्लेन ही करते हैं ना। वो तो तुम अभी आगे आओगे, तुम्हारी तो अभी इंटरनल का ये तो पूरे ऑडिट पास वो दे के आए हुए हैं।
ऑडिट की पूरा दरिया पार करके बैठे में ये। तुम तो वो हो जो अभी इंटरनल कंट्रोल सीखे, तभी मैं तुम्हें बैठ जाओ सुकून से, तुम्हें समझ आएगा। सही है ना? इससे होगा क्या, इस पास पेपर की पूरी डिस्कशन तुम्हारी हो जाएगी। बस आगे भी देखो अभी कैसे चलता है इधर। अच्छा, कंट्रोल लिखा था, इनहेरेंट लिखना भूल गए थे, नंबर तो गए, डोंट ब्लेम के गलत है। क्लियर? आगे चलें, चलो। LEL has recently expanded supply network by importing products from the multiple overseas suppliers. अच्छा, these goods are stored in a third-party warehouse near the port before being the delivery to LEL facilities. Record of these goods are maintained separately by the warehouse operator and are manually integrated into LEL record. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि वो क्या ये रहा है कि भाई जब आप माल मंगवाते हो ना, सप्लाई नेटवर्क ने बताया, तो होता ही है कि आप जब इंपोर्ट करते हो ओवरसीज सप्लायर से, तो ये गुड्स है ना थर्ड पार्टी के वेयर हाउस में पड़े हुए होते हैं पोर्ट पे। सही है? बीइंग डिलीवर्ड टू LEL फैसे, तो वहां से हमारे पास आते हैं। चोरी का तो रिस्क है। अच्छा, और records of these goods are maintained separately by the warehouse operator and are manually integrated to LEL record. तो मुझे बताओ क्या इसमें inherent risk है कि मैनुअली हो रहा तो गलती के चांसेस ज्यादा हैं? ऐसा है? बात समझ आती है? देखो, मैनुअली इंटीग्रेटेड का मतलब है ना अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड है। ऑटोमेटेड हो तो इंटीग्रेटेड हो सीधा सीधा, तो यहां पे तो एक अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड है। ऐसा है? तो अब मुझे एक बात बताओ, कंपोनेंट से कनेक्ट नहीं किया, बाकी बिल्कुल सही है, चलो ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या इस सिनेरियो में भी गेम समझ आ रही है कि भाई एक ऑल टुगेदर आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना कि इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क कब होता है? जब मैनुअली हो रही है। इनहेरेंट है कि उसमें गलती हो ही सकती है। अच्छा, इसमें कंट्रोल रिस्क क्या है? कोई काउंट नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि भाई वो रिकॉन बन रही हो, रिकॉन्सिलिएशन वगैरह कुछ भी नहीं बन रही। तो अगर वो हो रही होती तो क्या कंट्रोल होता? तो अब आपका यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क भी हाई हो गया है, कंट्रोल रिस्क भी हाई हो गया है। कंट्रोल रिस्क तो ये है ना कि बेटा रिकॉन नहीं बन रही है, काउंट नहीं हो रहा है, तो वो होता तो यहाँ पे आ जाता। दोनों चीजें मिसिंग है जी। वही बात आती है कि हमने assumption नहीं ली, लेकिन हमें यहाँ पर कहीं भी ये clearly नहीं दिखाई दे रहा कि रिकॉर्ड नहीं बन रही। तो इसलिए बता दें ना, इसलिए बता दें, क्लियरली नहीं है तो वही तो कंट्रोल का मिस है। तो मैं कह रहा हूँ clearly लिखा हुआ नहीं है, यानी कि उसने तो वो कभी एग्जाम में तो नहीं लिखता कि नहीं होता, वो तो तुम्हें पता लग गया फिर। तो कैसे इसको जानी अभी ऊपर भी तो क्या किया, ऊपर तो मैं इन्वेंट्री चोरी होने का लिखा हुआ था कि चोरी हो सकती है, नहीं, लेकिन तो नेचर था ना। तो यहाँ पे भी यही है ना कि वो जो थर्ड पार्टी का वेयर हाउस है उसमें कोई कंट्रोल होना चाहिए ना कि रिकॉन बनती हो, तो वो नहीं हो रहा ना, तो वो तो अपेरेंट है तुम्हारे सामने। सही है? अच्छा, बाकी सब लिखा था इस क्वेश्चन में, कंपोनेंट से कनेक्ट नहीं किया था, ये पॉइंट पिक नहीं हुआ कि कंपोनेंट से कनेक्ट करना ही नहीं किया। चलो सही, तहरीर बात, अब तो बात समझ आ गई ना कि कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क है, ये बात है। अच्छा देखो, इसके लिए मैंने किया क्या, ये रहा इनहेरेंट रिस्क, रिस्क ऑफ ओवर एस्टिमेट रेवेन्यू एंड ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है। रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, यानी बैड डेट एक्सपेंस जो भी है। अच्छा, फिर हमने कहा रिस्क ऑफ इन्वेंट्री मिस एप्रोप्रिएशन, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेड और टेस्टेड कंट्रोल ऑफ इंप्रूवमेंट्स। क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट क्लेम्स टू हैव स्ट्रेंथेंड कंट्रोल बट प्रोवाइड नो डॉक्यूमेंटेशन और वर्क थ्रू एविडेंस। दिस मींस कंट्रोल्स में नॉट बी प्रॉपर्ली डिजाइन, इंप्लीमेंटेड और ऑपरेटिंग, द ऑडिटर कैन नॉट रिलाई ऑन। वही बात की है जो सामने से मुझे अपेरेंटली दिख रही है। क्लियर है? ये तुम लोगों के लिए गाइड है। तो मुझे एक बात बता दो जल्दी से, ये तीसरे का ये रहा, तीसरे का ये रहा इनहेरेंट रिस्क देख लो, एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेंट्री, रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी। में पूरा का पूरा किस पे रिलाई कर रहा हूं? कुछ गायब हुआ तो यही इनहेरेंट रिस्क है। कंट्रोल रिस्क क्या है? मैनुअल इंटीग्रेशन सजेस्ट लैक ऑफ ऑटोमेटेड रिकंसिलिएशन, वैल्यू डजंट रेगुलरली कंपेयर थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स विद इन्वेंट्री रिकॉर्ड, डिस्क्रिपेंसीज में गो अनडिटेक्टेड। यही है ना कि कोई प्रोसेस नहीं है कंपैरिजन का। अच्छा, मुझे बताते हो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ऑनलाइन में लो प्लीज कि आपके 10 में से कितने आते हैं? 4 आते हैं, 4 आते हैं, चलो सही है। यानी इस सवाल के अंदर आपने एक अक्सा हमारी है तो इसमें जिसने 8 to 9 मारे मार्क्स, बट बाकी तो 4 5 6 4 5 6, यानी आप इसमें से आप समझो कि आपने आधा सही किया है, आधा सही हुआ है, हाफ। तो ये रिस्की है ना। अब इसके लिए फिर आपको क्या करना होता, अगले सवालों में ऐसा परफॉर्म करना होता कि ये कोप अप हो जाता।
तो हमारी स्ट्रेटेजी हमेशा ऑडिट में ये रहेगी कि हम जो हैं ऑल टुगेदर हर सवाल में 7, 8, 7, 8, 7, 8 यानी 70-80% सही करना है, क्योंकि एक सवाल में अगर बुरा भी परफॉर्म किया तो वो कवर हो जाए। सही हो गया? चलें। अच्छा, इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट का आंसर मैंने वो इनको कह दिया था कि वो तो बड़े बेसिक हैं, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। क्लियर है? वो बेसिक रिस्क हैं। अगले पे चलें? चलो आ जाओ। अच्छा, अब जरा ये जो नए बच्चे बैठे हुए हमारे जो बिल्कुल फ्रेश हैं, ये इससे थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये है रिटन रिप्रेजेंटेशन पे। किस पे? अच्छा, मैं एक बार आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ सारे बच्चों को। रिटन रिप्रेजेंटेशन एक सपोर्टिंग एविडेंस होता है ना। क्या मैनेजमेंट से लिखवा लेते हो कि आप लिख के दो कि ये डेटा कंप्लीट भी है, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड भी हुआ हुआ है, और अपने फाइनेंशियल IFRS के तहत बनाए हुए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, सारी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो गई हैं, रिकॉर्ड हो गई हैं, डिस्क्लोज भी हो गई हैं, और आर्म्स लेंथ पे हैं। ये सारी बातें करते हो? ऐसा है? आपने इस अटैम्प्ट में भी इस तरह के सवाल दिए थे? जी, मैंने इस अटैम्प्ट में, या तुम लोगों को वो याद है जो मैंने तुम्हें वो ID वाला सवाल करवाया था, वो एग्जैक्ट छप के आया है? एग्जैक्ट छप के आया है वो। तो उससे तो पूरे पूरे मार्क्स आने चाहिए। उस पर तो मैं बर्दाश्त ही नहीं करूंगा कि भाई वो तुमने गलत किया, वो तो सवाल कराया है क्लास में। क्लियर है? आओ देखते हैं। व्हाटसोएवर, प्लीज सुनना इधर। ईच ऑफ द अबव मैटर को देखो, और वो बोल रहा है बताओ नीड क्या है रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो कह रहा है ये बताओ कि रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने की नीड क्या है। अब ये आप लोग जो फ्रेश बच्चे हैं उसको थोड़ा सा भूलें, मैं जरा इनसे बात करता हूं अभी। सही है ना? 2 मिनट इधर। पहला, मैनेजमेंट ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाई है अगले 12 महीने की, शोइंग सफिशिएंट लिक्विडिटी डिस्पाइट इंकरिंग लॉसेस फॉर द पास्ट 3 years. एनएल आल्सो रीन्यूड हिज मेजर बैंक लोन आफ्टर द ईयर एंड। अच्छा जानी, इस पे क्या लिखा था तुमने कि क्यों रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए? सही है ना? सही लिखा कि यहाँ पे गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है, ऑडिटर की। एज अ रिजल्ट, टू सपोर्ट द कंक्लूजन ड्रॉन बाय द ऑडिटर, हम मैनेजमेंट को कहेंगे कि तुम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो कि यू आर अ गोइंग कंसर्न। आपकी सारी अजम्पशन सही है। ये लिखा था तूने? नहीं, आपको पूरा बताना था कि गोइंग कंसर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। हाँ, तो देखो रिक्वायरमेंट मिस हो गई ना। चलो पहला तो गया। अच्छा पहले बताओ, ये ऑनलाइन वाले बच्चों सही कर लिया था ये वाला? जल्दी बताओ। लिखा है बेहतरीन हो गया। जानी तुमने? रिक्वायरमेंट वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ओके, चलो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने सही लिखा था, चलो ये क्रैक करेगा। तुम लोगों ने मिस किया तो इस पर ज़रा फोकस करना है कि देखो रिटन रिप्रेजेंटेशन में तुमने वहां से नहीं कनेक्ट किया, क्योंकि हम कितनी बार गोइंग कंसर्न के चैप्टर में सीखते थे मैनेजमेंट से बोलोगे तुम लिख के तो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी, तो वहीं से तो लिंक करना था। चलो खैर है, समझ आ गई? नहीं मिले होंगे, बिल्कुल नहीं मिले होंगे। हाँ सही बात है, नहीं मिले होंगे। इधर सर ये लिखा था रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड, रीजन नहीं लिखी। अच्छा देखो यहाँ पे बच्चे भी आ गए अब कि मैंने रिक्वायरमेंट को समझा कि पूछ रहा है कि इसमें रिटन रिप्रेजेंट चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं, वो बोल रहा है कि रिटन रिप्रेजेंट चाहिए तो क्यों चाहिए ये बताओ। क्लैरिटी है? बात समझ आती है? आप दोनों ने क्या लिखा था? डिस्कस किया था, मतलब उसको कनेक्ट किया था, और उससे पहले वाले जो सवाल मैंने बताया था। ओके चलो वो आप भी देख लेना। चलिए ओके, यानी यहाँ पे भी बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई जिसमें हमने रिक्वायरमेंट को सही पिक नहीं किया था। तो चलो बात समझ आ गई है कि मसला क्या किया है। आगे, इन्वेंट्री इंक्लूड्स अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स, मैनेजमेंट असर्ट्स दैट नेट रियलाइज्ड वैल्यू एक्सीड द कॉस्ट बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड सेल्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 months। हाँ भाई, इस पे क्यों रिटन रिप्रेजेंटेशन चाहिए? हाँ जी, इस पे क्यों रिटन रिप्रेजेंटेशन चाहिए? वो कह रहा है कि डिस्कस द नीड फॉर ऑब्टेनिंग। देखो चाहिए तो सही, ये बोल रहे नहीं चाहिए। भाई चाहिए तो सही, पर क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? रीजन देखो, पहली बात तो ये है कि आप इसको शुरू यहां से करेंगे कि वेरी गुड दुर्देश ने सही कहा, इसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं। एनआरवी यस, तो मैनेजमेंट अजर्ट करती है, तो इसमें एस्टिमेट्स एंड जजमेंट, और हर एस्टिमेट एंड जजमेंट में मैनेजमेंट साहब लिखवाते हो कि आपके एस्टिमेट्स और जजमेंट बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया होता है जिसपे आप सिर्फ एक हाई लेवल ऑडिट कर सकते हो, उसके पीछे कोई सबूत नहीं होता। एस्टिमेट तो ऐसा है ना कि कुछ भी घुमा सकता है कि मैं इतने का बेचूंगा, सही आपने सबूत लिया होगा, आपने देखा होगा,
अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एस्टिमेट्स और जजमेंट से इसको लिंक किया था? किया था, वेरी गुड। तुमने किया था? नहीं, तो तुमने तो रिक्वायरमेंट ही गलत पिक किया। नहीं किया था तहरीम, नहीं किया था, ओके। यानी देखो मिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स चल रहे हैं, किसी ने किया था, किसी जिसने रिक्वायरमेंट ही गलत पिक की वो तो गया ना, वो तो गया। यहाँ पे दोनों सही है। नौमान वेरी गुड। अच्छा पहले बताओ तहरीम, बात समझ आती है? चलिए ओके गुड, चलो कोई नहीं समझ आती है बात। ये पूरा सोल्यूशन तुम लोगों के लिए बना के लाया हूँ, ये रहा, सुकून से देख लेना एक बार। मैं खाली तुम्हें वो डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, गलतियाँ क्या की हैं, सही है। अच्छा आप दोनों लेट आए थे, पर पहले सवाल में मेजॉरिटी लोग गलत थे, क्योंकि किसी में इनहेरेंट मिस था, किसी में कंट्रोल मिस था, तो सारी चीज़ें अपनी चल रही थी। चलें अब आगे सुने, प्लीज सुनना। ड्यूरिंग द ईयर एनुअल सोल्ड गुड्स वर्थ ₹45 million टू अ कंपनी ओन्ड बाय द सीईओ स्पाउस। सीईओ की बीवी भी रिलेटेड पार्टी होती है, डिपेंडेंट क्लोज फैमिली मेंबर होते हैं, ऐसा ही है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, इस पे आप बताएं कि इस पे आपने क्या लिखा था? क्या क्या मतलब लिंक भी तो सही करना है ना, क्या लिंक किया था आपने? यही तो गेम है। नहीं ये तो नहीं है ना, ये तो सुनो इसमें गलत। देखो आपने शुरू यहां से करना था, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू आइडेंटिफाई ऑल द रिलेटेड पार्टीज एंड अकाउंट फॉर द ट्रांजैक्शंस विद द रिलेटेड पार्टीज, एंड if the management asserts the transaction with the related party at the arm's length, we need to confirm this via written representation. तो ये तो सीईओ से ट्रांजैक्शन हो रही है ना। हाँ तो आपने पूरा लिंक देखो, आपने सिर्फ ये नहीं लिख सकते आप कि क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी है इसलिए चाहिए ना। आपने बयान करना है कि सारी रिलेटेड पार्टी की रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हो गई, उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई और डिस्क्लोज हो गई हो। ये तीनों बातें लिखनी थी। हाँ वो आर्म लेंथ वाली मिस हो गए तो सही है, बट तीनों के लिखे तो उसके कुछ नंबर मिलना है। तो वो तो तुमने सीखा ही नहीं ना जानू। नहीं वो तो तुमने सीखा ही नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा तुम लोग अभी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ, अभी इनसे बात करेंगे, क्योंकि वो तो अभी सीखा हुआ है ना इन्होंने। अच्छा पहले बताओ ऐसा कुछ लिखा था या मिस किया था? नहीं लिखा था ना। तो देखो ये आइडिया होना कि आरपी से लिंक किया तो सही लिंक किया था, दोनों में फर्क है। क्लियर है? अच्छा जल्दी से बता दो ऑनलाइन वालों, कितने लोग ऐसे जिन्होंने नहीं लिखा था? यहाँ पे अच्छे खासे बच्चे जिन्होंने कहा लिखा था, कितने ऐसे जिन्होंने नहीं लिखा था? कोई ऐसा बच्चा? हबीबा अक्सा ये कह रहे हैं लिखा था, नहीं लिखा था। रेहान कह रहे हैं ओके, उसने लिखा था मैनेजमेंट शुड। शहसान कह रहे हैं नहीं लिखा था, ओके। यानी चलो यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चे ऐसे थे जिसने पहला सही पिक किया था, दूसरे में भंड मारा, तीसरा सही है। तीसरा वाला इजी भी था, आरपी से लिंक करना है, इट्स क्वाइट इजी। आगे एनुअल इंकर्ड, ये बता दिया ना, मैं तो मैं मान जाऊंगा कि तुम लोग वाकई तुम सही करके आए। उसने क्या पूछी थी इसमें बात, इधर एनुअल इंकर्ड अ मार्केटिंग एक्सपेंस ऑफ 500 million ड्यूरिंग द ईयर, सब्सटेंशियल राइज कंपेयर टू द प्रायर ईयर। हाँ जी ऑनलाइन वालों, तूने क्या लिखा था इस पर? वो कह रहे नॉट रिक्वायर्ड। जस्टिफाई ना करे। वेरी गुड, अक्सा ने बिल्कुल सही लिखा है, पहली बच्ची इसने सही बताया। आपको याद होगा कि एक्सपेंसेस जो इंकर होते हैं वो फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस होने चाहिए, इसको यहां से लिंक करना था। इधर रिपोर्ट में भी लिखते हैं कि ऑल द एक्सपेंसेस इंकर्ड इज फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनीज बिजनेस। और अनयूजुअल इंक्रीज बात की निशानदेही कि हो सकता है कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर मिस क्लासिफाई हो चुकी हूं, तो आप मैनेजमेंट से लिखवाते हो। हाँ क्लासिफिकेशन बिल्कुल लिख सकते हैं इसमें, आप मैनेजमेंट से लिखवाते हो कि प्लीज राइट इट दैट this expense is incurred for the purpose of company's business and has not been entered with any related party। बताओगे ना कि भाई इतना significant increase क्यों आया है, and is properly classified in the financial statements। क्लियर है? कितनी बातें हो गई? 3 बातें। लिखा था? नहीं, ये मिस हुआ। इसमें 8 कंप्लीट आ गया, चलो वेरी गुड। यानी इसमें इसने अच्छा परफॉर्म कर लिया। और इसने पहले वाले में कितने आए थे? अक्सा तहरीम ये मिस हुआ, ये पीक नहीं हुआ, कोई मसला। देखो आपको पता लग रहा है ना कि आपने इस जगह पे काम करना है, इस जगह पे काम करना है। अक्सा ने मिस कर दिया, कोई इशू वाली बात। आपने लिखा था किसरा? नहीं, तो मिस हुआ ही है। यानी पहले से कुछ निकले, यहाँ से कुछ निकले। जिसने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया तो आप यूँ समझें
आप यूं समझें कि पहला वाला गया तो उसने कोप अप किया है, गेम अभी आगे आ रही है, जैसे जैसे चलते आ रहे ना वो सवाल की जो चीज़ें हैं ना वो ऊपर जाती जा रही थी। क्लियर है? चलिए ओके, मिस हुआ था ये, चलिए कोई मसला नहीं। इधर ये रहा आपके लिए सोल्यूशन। ये जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं वो सारी लिख दी हैं तुम्हारे लिए मैंने। आगे चलते हैं। मेरा फेवरेट एनालिटिकल, मेरा फेवरेट, क्योंकि ज़िंदगी में करता यही हूँ मैं, यहीं से रिस्क निकालता हूँ। तो सुनो, अच्छा सर लास्ट टाइम में भी 37 है, इसमें भी 37 है, तो अभी मलाइका अभी हम देखते हैं ना कि 37 क्यों आए। मलाइका ये बताओ पहले वाले सवाल में कितने नंबर कटे, जल्दी लिख के बताओ, और दूसरे वाले सवाल में कितने नंबर कटे, ताकि हम अकॉर्डिंगली बात करें उस पर। हाँ जी, आउट ऑफ 10 कितने मिले पहले वाले में? 10 का था ना पहला वाला। हाँ जी जल्दी फोकस के साथ मलाइका जल्दी बताओ। 7 और 4 तो कुल मिला के अभी तक 11 नंबर, और इनके 37 आए। अभी देखो कैसे धचके मिलते हैं जिंदगी में। इधर आ जाओ, प्रोसीजर का तो मेरा गेम अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। इधर देखो प्लीज आ जाओ, इधर प्लीज फोकस के साथ, इधर फोकस, इधर आप काउंट करते रहे ना। इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही पार्ट अटेम्प्ट हुआ था, पार्ट ए। अच्छा पार्ट ए इज बेसिकली अ थ्योरेटिकल पोर्शन। वो कह रहा है कि आप बताएं एक्सप्लेन द फैक्टर्स, हम जब सोचेंगे कि यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा आपके पास डेटा अवेलेबल हो, आपकी एक्सपेक्टेशन डेवलप हो सकती हो, ये सारे एनालिटिकल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्या आपके पास नहीं डेटा अवेलेबल हो? डेटा का मतलब ये कि जैसे एम्प्लॉय है ना, तो एम्प्लॉय का पर आवर रेट अवेलेबल हो, आवर्स वर्कड अवेलेबल हो, ओवर टाइम की डिटेल्स अवेलेबल हो, प्रोडक्शन की क्वांटिटी अवेलेबल हो, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो आप रिलेशन बना सकते हो। और दूसरा ये है कि रिलेशनशिप बन सके करंट ईयर और लास्ट ईयर का, ये 2-3 रिक्वायरमेंट है। मैं इस पर नहीं डिस्कस करा। पहले तो कितने लोगों ने पार्ट ए लिख लिया था? लिख लिया था? इसका आंसर क्वेश्चन में ही था, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके लिख दिया था। ये तो चलो हो गए, 3 से 4 नंबर दे दिए। अब आ जाओ गेम आगे। यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पोटेंशियल ऑर्डर रिस्क इन पेरोल कॉस्ट। अच्छा आप जरा मुझे एक एक करके कैलकुलेटर निकालें जल्दी से, और मुझे ये बताएं कि आपके पास जो आपके ओवर टाइम आवर्स हैं वो कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? ओवर टाइम आवर्स की इंक्रीज बता दो, तो परसेंटेज वाइज कितने से इंक्रीज हो रहे हैं ओवर टाइम आवर्स? 56.25% से इंक्रीज हो रहे हैं ये। अच्छा और प्रोडक्शन वॉल्यूम 13%। मुझे लगता है कि मुझे तो ये लिखना चाहिए कि the increase in overtime hours is not justified that the production is only increased by 2.22%. There's a risk of unauthorized payments of overtime. There's a risk of unauthorized payments of overtime. कितने लोगों ने ये unauthorized payment of overtime का वर्ड यूज किया था? अभी तो पेरोल सिस्टम तुमने भी सीखा है ना, कैसे कंट्रोल से निकल के आता है, ये वो है। रिस्क ऑफ फ्रॉड इतना जेनरिक, एग्जामिनर कभी मार्क्स नहीं देगा। आप रिस्क ऑफ फ्रॉड लिखोगे ना बेटा, आपको प्रोसीजर भी लिख लेते इसके नीचे, मर जाते हैं एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी लिखते लिखते। वो नीचे कह रहा है कि जो तुम्हें रिस्क मिले ना उस पर प्रोसीजर बता दो। क्लियर है? फंसा रहा है ना कि जो रिस्क है उस पर प्रोसीजर है। क्लैरिटी है? अच्छा अब मैंने पेरोल वाले में कंट्रोल्स लिखे थे, क्या ये कंट्रोल्स मांग रहा है या रिस्क मांग रहा है? क्लियर है? पहले बताओ, क्लैरिटी से समझ आता है? रिपीट करते हैं सर, वापस से रिपीट कर देते हैं। मुझे एक बात बता दो जल्दी से, आपके अगर ओवर टाइम आवर्स 56% से इंक्रीज हो रहे हैं और प्रोडक्शन सिर्फ 2% से, क्या ये जस्टिफाइड बात है? इज दिस द, अच्छा वेरी गुड, क्या बोला? इनकंसिस्टेंट विद अदर इंफॉर्मेशन, इनकंसिस्टेंट विद, तो हम ये कह रहे हैं देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ओवर टाइम आवर्स व्हिच इज 56% एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर। हाउएवर प्रोडक्शन वॉल्यूम has only been increased by, this indicates there is a risk of unauthorized overtime payments.
पहले बताओ बात समझ आती है? जिसने फ्रॉड लिखा था, जेनरिक लिखा था, उसको नंबर नहीं मिलेंगे, ये मैं बता देता हूं, आपको भी मैंने सिखाया है। क्लियर है? अब बता दो कि मैं आपसे ये पूछता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये एग्जैक्ट अल्फाज नहीं लिखे थे? नहीं लिखे थे, नहीं लिखे थे, क्वेश्चन ही नहीं किया था, तो ये तो हाँ जी टोटली मिस्ड, ओके, नहीं लिखे थे। अच्छा अब देखो, अभी हम सिखा देना तुम्हें। चल तो अब देखो ये काइंडली रिपीट करते हैं। जानी आज बैठे इसलिए फाड़ेंगे, मैं काम है नहीं इसके बाद मेरे को कुछ, तो सुनो मैं दूसरी बार तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर आपके नंबर ऑफ ओवर टाइम आवर्स 56% से बढ़ रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन वैल्यूम करीब करीब तो बढ़ना चाहिए ना। क्या ये इनकंसिस्टेंट है विद अदर इंफॉर्मेशन? ऐसा है तो इसके लिए आप ये कह रहे हैं सर लिखा था, फ्रॉड भी लिखा था, सर लिखा था लेकिन साथ फ्रॉड भी लिखा था। चलो फ्रॉड तो बाय जेनरिक हो गया ना, सीधा चिपक गया। तो आपने पहले ही बताना है कि रिस्क है तो किस चीज का होगा? अनऑथराइज्ड ओवर टाइम पेमेंट्स का, क्योंकि यहां से अपेरेंटली दिख रहा है। रिस्क वो निकालो ना, इस पर काम करना है। मैं तो इतना शाना था पेपर में, रिस्क भी वही निकालता, इस पर काम करना हो। जो दिख रहा है उस पर अपने मजे से रिस्क बनाया और फिर उस पर काम लिख दिया। फ्रॉड लिखूंगा तो आपको पता है ना, एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। ऐसे प्रोसीजर जो अनयूजुअल हो तो उसमें तो तुम फंस जाते। तुम्हें नॉर्मल नहीं आ रहे भंगियों, तो अनयूजुअल क्या लिखते? मसला ही है। चलें ओके आगे। फेक एम्प्लॉय का यहाँ नहीं लिखना था भाईजान, फुरकान ACC है, वाह इधर। चलो खैर आगे सुनो। मुझे एक बात बताते हो कि आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? नहीं, परसेंटेज वाइज 6.1%। और आपके जो टोटल पेरोल कॉस्ट है जानी, मतलब एक बात समझ आ रही है कि अगर एम्प्लॉय मेरे सिर्फ 8 से, यानी इसको यूं भी कर सकते हो कि डिवाइड कर लो, पर एम्प्लॉय की एवरेज कॉस्ट निकाल लो और फिर भी इंक्रीज करो तो भी तुम्हें समझ आएगा कि मेरी एवरेज पेरोल कॉस्ट कितने से इंक्रीज हुई है पर एम्प्लॉय। वो भी कर सकते हैं, मैं अभी उसमें नहीं ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पर एम्प्लॉय की एवरेज कॉस्ट निकालो, दोनों का इंक्रीज देखो, बता भी तो मुझे कितनी आती है। वैसे पिछले वाली कॉस्ट को इस वाले नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड करो, इस वाली कॉस्ट को इस वाले नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड करो, तुम्हें पर एम्प्लॉय की एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। कितना? हाँ तो अभी तुम ये करो ना कि पहले 109 को 132 से डिवाइड करो, कितना आता है? 0.825। चलो 825 मिलियन हो गया। इधर आ जाओ, करंट वाला बताओ। 1.014। इन दोनों का डिफरेंस लो, परसेंटेज बताओ पर एम्प्लॉय कॉस्ट में। 22 आ रहा है, कितना आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस लेके बेटा पिछले से डिवाइड करो। 22.9%। अच्छा अब सुनो, कहने का मतलब ये है कि ये बता रहा है कि यार आपके जो पर एम्प्लॉय की कॉस्ट है ना वो 22.9 से इंक्रीज हुई है। दिस इज नॉट जस्टिफाइड एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन एम्प्लॉय। कि 8 एम्प्लॉय इंक्रीज होने से कितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी तुम्हारी? तो क्या देयर द रिस्क ऑफ डुप्लीकेट पेमेंट्स एंड घोस्ट एम्प्लॉयज है या नहीं है? डुप्लीकेट पेमेंट और घोस्ट एम्प्लॉय का रिस्क है। अच्छा अब देखो वहां पे कह रहे हैं सैलरी इंक्रीमेंट भी तो हो सकता है ना। क्या आपने ऑडिट करते हुए उनकी फेवर में सोचना होता है या आपको स्केप्टिकल होना होता है? स्केप्टिकल होना होता है। हम तो ये नहीं कह सकते कि यार हो सकता है ओवर टाइम हुई होगी तो मुझे कोई रिस्क नहीं दिख रहा। भाई रिस्क है, वो बताएगा क्या हायरिंग हुई है नहीं हुई है, इंक्रीमेंट है या नहीं। इसमें तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी हुई, नहीं है। ओवर टाइम है तो है। अच्छा वो आपको सवाल में बोले बताओ कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते थे, ऐसा भी सवाल करवाया था मैंने कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसकी वजह से ये इंक्रीज हुआ होगा। तो आप बोले आपको यहां पे ये पूछ रहा हूं मैं किस वजह से इंक्रीज हुआ होगा, ये पूछ रहा हूं रिस्क बताओ। तो फिर सोचने का तरीका अलग है ना भाई। जब आप फॉर एग्जाम्पल जब आप इसको समझ आ गई ये बात सुने, अब कहने का मतलब ये है कि पहले तो आपको ये पूछ रहा हूं ना मैंने, ये बताओ कि भाई क्या रिस्क है। मैं आपसे सवाल ये पूछूं कि भाई मुझे ये बता दो
कि ये इंक्रीज किस वजह से हुआ होगा, तो आप फिर सारी बकवास करें कि हो सकता है कि ओवर टाइम, हो सकता है न्यू हायरिंग हो सकता है इंक्रीमेंट्स हो। हम तो कह रहे हैं रिस्क क्या है, रिस्क बता दिया कि डुप्लीकेट पेमेंट्स होंगी, घोस्ट एम्प्लॉयज होंगे, तो ये दोनों बातें समझ आती हैं। अच्छा, अब इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं पूछे गए थे, नहीं देखो वो क्या कह रहा है, यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पोटेंशियल ऑडिट रिस्क। पहले मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर यूज किया, एनालाइज किया और उससे क्या निकाल दिया, आपको तो दूसरी तीसरी क्लास में शुरू करवाया था, यही है, क्लियर है। तो आप देखो कितना अनयूजुअल, ये इनसे पूछ लो, ये बैठे हुए, ओ भाई पेरोल वाला सवाल भी कराया था, इससे खतरनाक था, वर्क बैक करके अमाउंट निकाली थी, ये तो बेचारा सीधा सीधा कह रहा है कि बता दे। टैक्स पेबल से जो गवर्नमेंट को पेमेंट होती है उससे मैंने सैलरी निकलवाई थी और एग्जैक्ट मैच भी हुई थी, तो वैसे तो सवाल है, उससे हल्का है थोड़ा, उसमें खाली परसेंटेज निकाल के बोला इनकंसिस्टेंसी बताओ, इतना प्यार से पूछा उसने तुमसे, ये करना था। एनीवेज ये बता दो मुझे जल्दी से, ओवर स्टेटमेंट ऑफ पेरोल एक्सपेंस लिख सकते, नहीं नंबर देगा, आपने एक एक बताना ना कि वो होए क्यों, किस वजह से। अच्छा तो मुझे बताओ इन 4 नंबर में से कितने मिलते हैं? हाँ जी, 4 नंबर में से 2 चलें, वर्डिंग वाली नहीं लिखी तो गए मार्क्स। ये इस बारे में नहीं था ना कि मैंने अगर ओवर स्टेटमेंट ऑफ सैलरी एक्सपेंस लिखा तो नंबर मिल जाएंगे, गलत, रिलेट करके लिखना है, रिलेट करके लिखना है, सही है, 2 आएंगे। अच्छा अब सबसे खतरनाक, रिकमेंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस द रिस्क आइडेंटिफाइड। मैंने कहा था इंसान बन के रिस्क वो निकालना जिस पे प्रोसीजर लिख सकूं, हाँ वरना तो बस तुमने देखो भैया ये तो आता ही नहीं, काट के नया रिस्क लिख दिया। चलें ओके, अब प्रोसीजर में क्या लिखा था मैं आपको बताता हूँ, मुझे किसी बता देना कि तुम लोगों ने ये किया था या नहीं किया था। पहले बता दो ऑनलाइन वालों, यहाँ तक साथ हो जल्दी से मेरे बच्चों, जल्दी से, यहाँ तक क्लैरिटी है, बेहतरीन होगी, आगे सुने। अब हम कह रहे हैं कि भाई अब प्रोसीजर होंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, क्या उसको वाकई में नंबर्स को ऑडिट कैसे किया जाएगा, आगे सुने। अमाउंट का ऑडिट, मुझे लगता है इस पूरे सिनेरियो के अंदर मैंने सबसे पहले, रिस्क मेरे क्या थे कि मेरी डुप्लीकेट पेमेंट्स ना हो, ओवर टाइम अप्रूव्ड हो, घोस्ट एम्प्लॉइज, क्या मैं ये कर सकता हूँ ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ ओवर टाइम आवर्स एंड चेक वेदर देयर इज एनी अप्रूवल मैकेनिज्म फॉर ओवर टाइम आवर्स। अच्छा ये तो कंट्रोल हो गया, अक्सा गलत, ये तो कंट्रोल टेस्ट कर रही हैं, हम क्या कर रहे हैं ऑडिट प्रोसीजर। नहीं आ रही बात समझ, इन्होंने क्या लिखा है कि अप्रूवल मैकेनिज्म चेक कर रही हैं, मैंने ये बोला है ये सब्सटेंटिव मांगे हैं, अमाउंट को वेरीफाई करना है। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? अच्छा टेक्निकली एक एक चीज पे बात चलें, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑडिट प्रोसीजर सेम होते हैं। अच्छा अक्सा वाला ही लिखा था, फिर गलत हो गया, फिर गलत हो गया, फिर गलत हो गया, फिर गलत हो गया, देखो आप मिक्स कर रहे हो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल आज सिखाया तुम लोगों को, तो ये तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोल रही थी ना। अच्छा लकीली यही बताया था आज, ये तो एक्टिविटी टेस्ट हो रही है, अमाउंट का वेरीफाई की, क्लियर है? अच्छा मैं तो खुल के बताता हूँ ना, जैसे मैं प्रोसीजर सिखाता हूँ तो तुम दुनिया में जब एंटर करूँगा तुम बोलोगे यार चस तो यहाँ है गेम में जिंदगी की। जैसे आज जैसे ये लाइवा अमेज हो रही थी कि यार क्या समझ आया कि टेस्ट कैसे हो रहा है, तो ये प्रोसीजर कराऊंगा तो गेम ही अलग होगी कि होगा क्या, सुनो तुम्हारे साथ क्या होना है अब आगे। मैं पता है मुझे रिस्क किया है कि अनऑथराइज पेमेंट्स तो नहीं हो रही हैं, मैं पता है क्या करूँगा, सुनना, मैं करूँगा ये पेरोल शीट उठाऊँगा, पेरोल शीट क्या उठाऊँगा, और मैं जो पेरोल शीट में लोग आ रहे हैं ना उन लोगों में से किसी एक बंदे से जाके फिजिकली मिल लूँगा। नहीं ये बात समझ, नहीं मिलने जाऊंगा उसको मैं बोलूँगा सैंपल बेसिस पे, क्योंकि वो देखने के लिए कि घोस्ट एम्प्लॉय तो नहीं है। नहीं है बात समझ, देखो जो रिस्क था उस पर काम कर रहा हूँ, बच्चों को सिखाया जाता है सैंपल पेरोल शीट लेना, उसमें अमाउंट मैच कर लेना। अबे ये नहीं करना ना यार, जाके देखो ना। अब देखो उन्होंने लिखा बेसिक से लिखा था मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेंगे, इसमें बोला है पेरोल शीट मांगी, वो बोलते हैं मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेंगे, टोटल मैच हो रहा नहीं हो रहा। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल।
वो बोल रहा है जो रिस्क है उस पर क्या काम करना है ये बता दो। मुझे बताओ मेरा रिस्क है ना घोस्ट एम्प्लॉय का, तो कैसे पिक करूंगा? सैंपल बेसिस पे पेरोल शीट से कोई भी एम्प्लॉय उठाऊंगा, मैं देखूंगा भाई बंदा एग्जिस्ट कर रहा है या तो क्या जमीन पे पड़ा होगा कहीं बैठा होगा, मिल लूंगा उससे जाके, बता भाई सरप्राइजिंगली यार अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? बोले ठीक ठाक। आप कौन? बोले ऑडिटर। आपका नाम क्या है? एम्प्लॉय आईडी क्या है? बोलेगा यही है। अच्छा भाई थैंक यू सो मच, सही है आप हैं सब। और क्या उनकी सैलरी डिटेल एम्प्लॉय रिकॉर्ड से देख लूंगा? एचआर के पास होंगे, हाँ या नहीं? देखो सिखाया हुआ है ना एचआर के पास होते हैं। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा हूँ, डिटेल अमाउंट्स वेरीफाई कर रहा हूँ वाकई में बंदा है या नहीं है। क्या ये मेरी अकरेंस की एग्जर्शन को वेरीफाई नहीं कर रहा, एग्जिस्टेंस भी कर रहा है? क्लियर है? बात समझ आती है? अच्छा अब सुने, ये कितने लोगों ने नहीं लिखा था मिस हुआ था, क्वेश्चन ही नहीं कहता रहता तो गेम अलग है, मिस्ड। ओके देखो रियलाइजेशन कि ये है, ये सिखाने बैठा हूं आज, क्लियर कर दूंगा। आगे सुनो, इसमें ये प्रोसीजर जो मैं तुम्हें अनयूजुअल सिखाता भी हूं, मैं इसमें ये भी कहूंगा कि मैं ये देखूंगा, मैं बोलूंगा टैक्स अथॉरिटीज को तुम्हारा विथहोल्ड लो कि टैक्स कितना जमा हुआ, वर्क बैक कर लो। नहीं ये बात समझ, तुम एम्प्लॉय का टैक्स विथहोल्ड करके जमा कराते हो, हाँ या नहीं? फेक एम्प्लॉय का तो नहीं जमा कराओगे? नहीं आ रही बात समझ? घोस्ट एम्प्लॉय का तो नहीं जमा होगा? तो अब एक काम करो ना, उसको ग्रॉसअप करके सैलरी एक्सपेंस पे पहुंच जाओ, पकड़ में आ जाएगा कि ये सैलरी एक्सपेंस होनी चाहिए और है इतने की। आप अभी ओवर स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे हो कि ओवर स्टेट तो नहीं हुआ, ज्यादा बुक हुई हुई है, तो आपका रिस्क ये है कि अकर नहीं हुई है बल्कि रिकॉर्ड हुई हुई है। अकर नहीं होनी चाहिए बल्कि, तो आप वैसे ही काम कर रहे हो उसको डिटेक्ट करने के लिए कि क्यों हुई हुई है, वजह बताओ मुझे। प्रोसीजर ले बैठे, उसके लिए भाई हाजिर है, सिखाएंगे भी तुम्हें आगे। मैं बोल रहा हूँ ना इस बार मैंने जिद हो गई है मेरी यार, 5वां आते आते रह गया। अभी ये गेम अभी ये समझ आनी है, अभी अना का मसला बन गया ये। सुनो इंशाल्लाह तुम लोग हो गए इधर प्लीज़। अच्छा प्रोसीजर में बहुत मुश्किल होती है लिखने में, अभी हम करेंगे ना, इसको इम्प्रूव करते हैं ना, क्या मसले वाली बात है। अभी तो मैं खाली आईना दिखा रहा हूँ ना कि ये मसला है, क्लियर है? अच्छा अब हमने ये कहा, अब सुने 23 पर इस बार 40 पे ऑनलाइन, बिल्कुल चलो सही है, अभी इंशाल्लाह इम्प्रूव कर रहे हैं ना, हो जाएगा ये। आगे सुने, देखो मसला ये होता है कि 3 घंटे में कैसा याद रहा या नहीं रहा, बात उसकी चल रही है। पहले बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है? अच्छा अब आपने कहा कि भाई ये 2 हाई लेवल बातें हो गई, आपने हाई लेवल बातें करने के बाद ये कहा कि भाई ये प्रोसीजर हैं जो मुझे लिखने चाहिए थे। अच्छा अब वापस आओ, क्या आप ये कर सकते हो कि ऑल टुगेदर आपने जो पेमेंट्स की हैं और जो एचआर रिकॉर्ड में उनके अकाउंट नंबर आ रहे हैं, तो क्या आप उस पर डुप्लीकेट चेक लगा सकते हो कि एक एम्प्लॉय को डबल पेमेंट तो नहीं हो रही, हाँ या नहीं? देखो आप ये कर सकते हो ना कि जो एचआर की तरफ से रिकॉर्ड गया और जो बैंक में प्रोसेसिंग हो रही है, उन दोनों को कंपेयर कर लो। तो आप ये देखोगे ना कि जो एचआर रिकॉर्ड कह रहा है और जो पेमेंट हो रही है उसमें कोई फर्क तो नहीं है। अगर है तो इसका मतलब है वो डबल पेमेंट्स हो रही हैं। तो आपके जो रिस्क थे ना, मैंने प्रोसीजर उसी की तरफ घुमाए, उसी तरफ घुमाए जी। नहीं, पेमेंट कम हो रही होंगी तो घोस्ट एम्प्लॉय कहाँ से आएगा भाई? पेमेंट ज़्यादा होगी तो घोस्ट एम्प्लॉय आएगा ना मेरा भाई। अबे मेरी जान, रिस्क क्या है सवाल में? तो मैं वेरीफाई क्या कर रहा हूँ? खत्म हो गई बात। आपने अदर वे राउंड नहीं सोचना ना। देखो माम वापस बताता हूँ। अच्छा माम आपकी तो पहली क्लास है ना, आपको प्रोसीजर क्यों समझ आएगा? वैसे एक बात करता हूँ, मुझे बताने में कोई मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देख लो कि एचआर में 50 लोग आ रहे हैं, पेमेंट 55 को हो रही है, तो 5 ज़्यादा हो रही है ना। तो मैंने क्या किया, एचआर रिकॉर्ड को पेमेंट रिकॉर्ड से मैच कर लिया ताकि मुझे एक एडिशनल एम्प्लॉय पता लग जाए जिसको पेमेंट हो रही है। क्लियर है? पक्की बात है? चलिए, और जो पेमेंट्स हो रही हैं, डुप्लीकेट चेक कंट्रोल नहीं होता। अगेन वी आर नॉट टेस्टिंग कंट्रोल, सब्सटेंटिव अमाउंट्स को वेरीफाई करना, भाई अमाउंट डबल है या नहीं है। कंट्रोल तो हो चुके, क्लियर है? सब्सटेंटिव टेस्टिंग कर रहे हैं, सही है? चलें ओके। अब एम्प्लॉय फाइल चेक कर सकते हैं। देखो एम्प्लॉय फाइल चेक करेंगे उसकी सैलरी देखने के लिए।
एम्प्लॉय फाइल चेक करेंगे उसकी। अच्छा मुझे जल्दी बताओ तुम लोग, अब ओवर टाइम को वेरीफाई करने के लिए तुम लोग मुझे बताओगे, अब देखो कंट्रोल से मैं कैसे उसको सबस्टैंडर्ड पे लेके आता हूं। एक्टिविटी टेस्ट नहीं करूंगा, अमाउंट टेस्ट करूंगा। क्या मैं फॉर अ सैंपल ऑफ एम्प्लॉय ओवर टाइम आवर्स रिकैलकुलेट करूंगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगा ओवर टाइम रेट से और चेक करूंगा क्या वही अमाउंट आ रही है या नहीं आ रही है। अब मैंने एक्टिविटी वेरीफाई की, अमाउंट पहले क्या की थी, एक्टिविटी कि वो आज सही कैलकुलेट हो रहे नहीं हो रहे। क्लियर है? तो यहाँ पे भी तो भंड पकड़ में आ जाता है कभी गलत हुआ तो, क्योंकि कंट्रोल्स भी सैंपल पे चेक करते हो, ये भी सैंपल पे कर रहे हो, क्योंकि वहां कोई चीज गलत हो गई यहाँ सामने आ जाएगी। तभी तो कहा जाता है कंट्रोल जितने भी अच्छे हो काम तो करना है करना है। क्लियर है? अच्छा, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू, बिल्कुल। अब सुने आगे प्लीज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, एक सवाल आ गया, एक्सेप्शन रिपोर्ट से हाथ निकालेंगे। अगेन एक्सेप्शन रिपोर्ट तो आप तब यूज करोगे जब एक्सेप्शन रिपोर्ट का तस्करा सवाल में हो। यहां पे तो नहीं है, तो आपने इफ करके लिखना पड़ेगा। सही है, बात समझ आती है? अच्छा पहले बताओ, एक प्रोसीजर का ओवरव्यू समझ आया, हाँ या नहीं? इधर देखें, ये मैंने लिखे हुए सारे। सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ कंपनी एम्प्लॉइज फ्रॉम पेरोल रजिस्टर, फिजिकली वेरीफाई देयर एग्जिस्टेंस। एग्रीड? ये मैं अकरेंस की बात कर रहा हूं, अकरेंस की बात कर रहा हूं, बिल्कुल वैलिड। यानी तो सुनना, टैक्स डिडक्शन फ्रॉम सैलरी को रिकैलकुलेट करने पे भी प्रोसीजर में आएगा ना? नहीं भाई, ओ भाई हेलो, वो कह रहा है टैक्स सैलरी टैक्स कैलकुलेट कर लो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जो टैक्स कैलकुलेट हुआ हुआ है उससे वर्क बैक करके ऊपर सैलरी पे पहुंचो, ताकि आपको एक्यूरेसी पता लग जाए। सही है? क्लियर है? ओके, आगे सुने। परफॉर्म पेरोल टू पर्सनल रिकंसिलिएशन टू इंश्योर ऑथराइज्ड एम्प्लॉइज आर, वही वाली पेरोल टू पर्सनल रिकंसिलिएशन। आगे, इंस्पेक्ट बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड टू वेरीफाई सैलरी क्रेडिट टू द लेजिटिमेट अकाउंट, नो डुप्लीकेट और सस्पिशियस अकाउंट्स, क्योंकि आपके पास होती है ना एम्प्लॉय डिटेल्स, उसके अकाउंट्स में इसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ना लिखा फ्लो टू शीट, ऐसा नहीं लिखते कभी भी। फ्लो टू शीट इन्वेंट्री के लिए होता है, लोगों के लिए नहीं होता। सही है? ऐसा नहीं लिखते कभी। इधर सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एम्प्लॉइज एंड रिकैलकुलेट ओवरटाइम पे बेस्ड ऑन द अप्रूव्ड टाइम शीट्स एंड ओवरटाइम रेट्स की बात की ना मैंने, ये तो सिखा रहा हूं, ये अमाउंट्स की वेरिफिकेशन है। सर मैं प्रोसीजर ठीक से नहीं लिख सकी, वर्डिंग्स, कोई मसला नहीं, अभी बता दें ना, यही तो वजह बता दें कि फेल क्यों हुआ है, वजह क्या है। इधर रिव्यू एक्सेप्शन रिपोर्ट्स फॉर द ओवरटाइम एक्सीडिंग पॉलिसी लिमिट्स इफ एनी, इफ, ये भी मैंने बनाते हुए लिखा है पर यहाँ पे इफ लिखना चाहिए मुझे भी, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ये तो मैंने अजम्पशन लिखी है ना कि एक्सेप्शन रिपोर्ट होगी तो देख लो। आगे, वर्क बैक पेरोल एक्सपेंस फ्रॉम द टैक्स सबमिटेड टू द टैक्स अथॉरिटीज टू आइडेंटिफाई लेजिटिमेसी ऑफ द पेमेंट रिकॉर्ड्स। पहले बताओ बात समझ आती है? इस पूरे सवाल में से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ 12 में से कितने आते हैं? नहीं कुछ तो होगा ना। हाँ तो वर्डिंग मैटर करती है ना। 7 आते हैं, 7 से 8, 7 से 8, 6 से 7 ऐसे आ रहे हैं, ऐसा ही है। 0 आए प्रोसीजर में। ओके, यानी देखो अब ये बात समझ आ रही है कि गेम क्या थी। आहिस्ता 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 देखो। अच्छा मुझे बता दो तुम लोग सब, ये बात हर सवाल में गायब होते जा रहे नंबर, हो रहे ना? बात समझ आ रही है कहाँ भंड मारा है, यही बात हम कर रहे हैं। आगे सुनो जल्दी से, ये इस पे तो मैं बहुत जलील करने वाला हूँ, तो ज़रा फोकस होकर अपना ये तापमान बनाए रखिएगा यहाँ पे, ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। इधर सुनिएगा प्लीज, प्लीज फोकस इधर जल्दी। यहां पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द की फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हेन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेस। फिर सुन लो, ये तुम लोगों ने नहीं किया हुआ अभी है, ये चैप्टर नहीं किया हुआ। हम कंफर्मेशन भेजते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, सही है? वो कह रहा है ऊपर की सिचुएशन देखो और मुझे बताओ कि कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन करते वक्त क्या आपने मद्देनजर रखना था। बिल्कुल कर सकते हैं अंजा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जानी ये तो लिखा होगा तूने, बता इसमें क्या लिखा था। अच्छा क्वेश्चन रीड कर लो, उसमें लिखा हुआ आइडेंटिफाई करें और एक्सप्लेन करें की फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हेन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग द एक्सटर्नल। यानी आप कंफर्मेशन बना रहे हो और उस कंफर्मेशन को बनाते वक्त आपने ऑल टुगेदर ये देखना है कि मैं क्या क्या फैक्टर्स दिमाग में रखता। ऑनलाइन में लोग प्लीज बताओ तो मैं आगे बोलना शुरू करूंगा। हाँ जी,
अच्छा एक एक करके सुनते हैं। हाँ, अक्सर कह रही है पॉजिटिव कंफर्मेशन। अभी एक एक करके देखो मैं कैसे साइड लाइन करता हूँ तुम लोगों को। तुम बताओ पहले कौन सी। अच्छा एड्रेस ही नहीं। अब देखो जरा यूं इस पे सुनना है आपने कि करेंगे क्या हम, जरा फोकस बनाए रखना है इधर प्लीज। सबसे पहला नहीं 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 सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले उसके ना कुछ 5 कंपोनेंट्स हैं। इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड। क्या आप इंफॉर्मेशन क्या कंफर्म कर रहे हो? बैलेंस कंफर्म करना है, ट्रांजैक्शन कंफर्म करनी है। तो इस सवाल से तुम्हें उठा के लिखना था कि अच्छा भाई कंफर्म किससे करना है? एप्रोप्रिएट पार्टी आया कि इसमें बीच में वो भी थे ना, एजेंट्स भी थे इस सवाल में। तो आया कि मैं एजेंट को कंफर्मेशन भेजूंगा या डायरेक्ट कस्टमर को कंफर्मेशन भेजूंगा? और इंफॉर्मेशन क्या कंफर्म करूंगा? करेंसी क्या होगी? डॉलर होगा, पीकेआर होगा? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ कि ये कितने लोगों ने ये बातें जो मैंने बोली हैं वो लिखी हैं। लिखी थी कि अमाउंट कंफर्म करूंगा, बैलेंस कंफर्म करूंगा, डॉलर में लिखूंगा, पीकेआर में होगा, ये सारी चीजें लिखी हैं। सही है, पर डॉलर करेंसी और कौन सी एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी होगी? क्या वो मेरा ऑल टुगेदर सामने कस्टमर होगा या कस्टमर के अलावा मेरा जो बीच में एजेंट है वो होगा? क्योंकि आप कंफर्मेशन जब भेजते हो तो आपको ये बताना होता है ना कि भाई मुझे ये चीज़ें कंफर्म करनी है। तो ये सारी बातें। अच्छा फिर आप डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करते हुए सोचते हैं कि मैं पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजूं या नेगेटिव। पॉजिटिव कंफर्मेशन आपको पता है ना कि अमाउंट लिख के भेजते हो या नहीं लिख के भेजते, और नेगेटिव कंफर्मेशन में आप बोलते हो जवाब तब देना जब आप इससे डिसएग्री करो। तो उसमें वो सारी बातें फिर उस डब्बे में आपने लिखना था इसके अंदर कि क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज हैं तो उसमें क्या जाएगी? पॉजिटिव कंफर्मेशन। ये लिखा था, ये बिल्कुल सही है। और फिर दूसरा जो हिस्सा है कि जिसमें आप कह रहे हो कि ऑडिट सीनियर प्रपोज कर रहा है कि नेगेटिव कंफर्मेशन भेजते हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उस पर कंट्रोल्स अच्छे होने चाहिए। हिस्टोरिकली आपको ये ना पता हो कि उससे सामने वाले ने कभी आपकी कंफर्मेशन को निगेट किया होगा। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? लो होना चाहिए। वो सारी बातें लिखनी थी इसके अंदर। क्लियर है? अच्छा तो अब मुझे एक बात बता दो जल्दी से, अगर हम यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? आइजा 505 का इंफॉर्मेशन टू कंफर्म लिखा क्या है मैंने? डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी कंफर्म, बैलेंस आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल इनवॉइसेस, क्रेडिट टर्म्स, कमीशन, डिडक्शंस, पेमेंट्स, इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक इन ATS के कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में इंक्लूड बैलेंस इन फॉरेन करेंसी एंड PKR, ग्रॉस सेल्स एंड कमीशन, डिडक्शन, पेमेंट टर्म्स एंड अनसेटल्ड इनवॉइसेस, कंफर्म बैलेंसेस, और बैलेंस के टाइम भी बताना है। ये डिटेलिंग की है, ये डिटेलिंग है वाली कि टाइम क्या होगा, एजेड पे लूंगा, ट्रांजैक्शन की लूंगा, बैलेंस की थी। अच्छा रिक्वायरमेंट नहीं समझ आई थी? ओके तो कंडीशंस लिखना बड़ा अहम है कि आप डिजाइन में तो यही स्टेप्स है ना, एक एक करके फेंकते जाओ साइड साइड में कि इस सवाल में मैं क्या लिखूंगा। ये क्वेश्चन टोटली ऊपर से किया था, चले ओके। अब इधर जनरल बताया था, देखो क्या जनरल के वो मार्क्स देगा? उसने बोला कंफर्मेशन डिजाइन करनी है, मुझे बता दो क्या करना है। अच्छा अब देखो इधर सेलेक्टिंग कंफर्मिंग पार्टी, भाई डायरेक्ट सेल जिसको कर रहा हूं उसको भेजूंगा। एजेंट भी है ना जो सेल हैंडल कर रहे हैं, तो मेरा कुछ पैसा किससे मुझे लेना होगा? एजेंट से, और कुछ किससे लेना होगा? कस्टमर से। तो मेरे को डिसाइड करना ना, मेरे को अगर मैं एजेंट को भेज रहा हूं तो कंफर्मेशन किसको एड्रेस होगी, और अगर कस्टमर को भेज रहा हूं तो एड्रेस किसको होगी? ये बात है। अच्छा आगे फिर वो कह रहा है डिजाइनिंग द रिक्वेस्ट, टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये नेगेटिव वाली बातें लिख दी है मैंने, और ये लिख दी है कि भाई मैंने अकाउंट बैलेंस, डिटेल, करेंसी बताऊंगा, ऑडिटर का एड्रेस बताऊंगा, स्पेस फॉर कमेंट्स और डिस्क्रिपेंसी, कि भाई लिख के दे के तेरे हिसाब से अमाउंट क्या आती है। एग्रीड है? आगे फिर हमने कहा कम्युनिकेटिंग विद द पार्टी, क्या मैं ये करूंगा कि हमने एप्रोप्रिएट एड्रेस पे भेजा और हम ये क्लाइंट को बोलेंगे या खुद भेजेंगे? क्योंकि क्लाइंट को भेजेंगे तो चेंज करके भेज देगा, और बोलेंगे रिप्लाई भी हमें, तो ये आ गया। अच्छा फिर इवेल्युएट करेंगे, फिर देखेंगे क्या जो रिप्लाई आया क्या वो रिलायबल है या नहीं है, क्या वो हमारी अमाउंट से मैच करता है या क्या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। डिस्क्रिपेंसी है तो फिर वो टाइमिंग डिफरेंस भी हो सकता है कि हमारा अगर बैलेंस ज़्यादा आ रहा है उसका बैलेंस कम आ रहा है, तो हो सकता है हम बोले हमने उसको गुड्स भेजे उसको रिसीव नहीं हुए, या वो बोले हमने पैसे भेजे हैं हमें रिसीव नहीं हुए, या वो बोले मैंने माल वापस कर दिया है
और इन्होंने अपने पास रिकॉर्ड, तो इसकी तो सेल रिवर्स होनी चाहिए ना, इसका तो रिसीवेबल भी रिवर्स होना चाहिए। ये सारी बातें सर, इतना लंबा आपने सोल्यूशन बनाया है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर लिखना ही ये था ना, इसके अंदर रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपने कितनी बातों पे घुमाना था इसको, 5, कि मैं इंफॉर्मेशन क्या कंफर्म करूंगा, किससे कंफर्म करूंगा, डिज़ाइन कैसा होगा कंफर्मेशन का, सेंड करूंगा और रिस्पॉन्सेज को एवेल्यूएट करूंगा। कितनी चीज़ें हो गई? 5। उसी पे सवाल को घुमाना था। आखिरी के 2 तो बड़े जेनरिक होते हैं, फिर शुरू के 3 में लिखना था जो जो हिसाब किताब बनता है। फिर इसके अंदर ही चलिए, वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात, पहले बता दो क्या यहाँ तक बात समझ आती है कि कहाँ कहाँ गलती है? हाँ या नहीं? अबे हाँ या नहीं? क्लियर है? चलें, ये भी बात क्लियर, ऑलमोस्ट सारा ठीक है। बस सब लिखा था इस जैसा पास पेपर, हाँ बिल्कुल, तो वो पिक हो गया था। ऐसा पास पेपर भी आया हुआ है पहले, तो वो तो आपको सीधा सीधा लिखना था आपको। वो तो ये एक बेनिफिशियल सवाल था आपके लिए कि भाई पास पेपर से ही उठ के आया था, पर मैंने तो आपको रिकैप करा दिया इसका। हेडिंग्स इनको पॉइंट्स बना के लिखेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी थी। ओके, यानी देखो आपने अगर हेडिंग्स लिख दी पर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी, आपको नंबर ये थ्योरेटिकल सवाल नहीं था, इसके अंदर आपने बताना था कि इस सवाल में मैं अपने कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करता। पहले बताओ, कहानी समझ आती है? क्लियर है? अच्छा, फिर इसी सवाल के अंदर उसने कहा कि भाई हम काम करते थे, हमें पता लगा कि हमें जो कंफर्मेशन रिप्लाई आया यूएस से, उस कंफर्मेशन रिप्लाई में ये बोला गया है, प्लीज सुनना। अच्छा, वो कह रही है कि भाई 2-3 मार्क्स आएंगे अलॉन्ग विद, चलो सही है, ओके। इधर हमें रिप्लाई आया और रिप्लाई के अंदर हमारे पास बैलेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है और रिप्लाई में बैलेंस, और वो बता रहे हैं कि इसका रीज़न ये है कि उन्होंने ईयर एंड के बाद गुड्स वापस किए हैं। ईयर एंड के बाद गुड्स, तो उसने जो बैलेंस कंफर्म किया है और हमारा बैलेंस एग्रीड है। यहाँ तक देखो, यहाँ पे लिखा हुआ, रीड भी कर लेते हैं। ड्यूरिंग प्रीलिमिनरी वर्क द ऑडिट टीम ऑब्जर्व दैट वन कंफर्मेशन रिप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम द यूएसए टू कस्टमर शोड अ बैलेंस सिग्निफिकेंटली लोअर देन द रिकॉर्डेड इन एटीएल लेजर। द कस्टमर एक्सप्लेन्ड that part of these goods has been returned in early October 2025 due to quality issues। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अर्ली अक्टूबर में, हमारा ईयर एंड क्या है इसके अंदर, तो यानी अक्टूबर तो बाद में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, प्लीज सुनना। अब वो ये कह रहा है कि भाई क्योंकि मैंने वापस किया इसलिए ये वजह है इस बैलेंस की कम की, तो भाई फिर वो सामने वाला बंदा गलत बैलेंस कंफर्म कर रहा है ना, हमने उससे 30 सितंबर पूछा होगा, सही है ना? वो देखो लिखा हुआ क्या यहाँ पे, द कस्टमर एक्सप्लेन दैट पार्ट ऑफ द गुड्स हैज बीन रिटर्न इन अर्ली अक्टूबर। तो भाई अक्टूबर में रिटर्न हुआ ना, तो वो अपने पास बैलेंस पे ज्यादा वाला पता है। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले क्या मैं इसकी और उसके बीच की कॉरेस्पॉन्डेंस देख सकता हूँ, हाँ या नहीं? इन ऑर्डर टू इवेल्युएट। अच्छा देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है, पैसा आया है क्या या माल वापस आया है? तो रिसीवेबल का फर्क है ना, बैंक स्टेटमेंट लिखना तो फजूल बात है। मैं दोनों के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करूंगा इन ऑर्डर टू इवेल्युएट कि क्या उस बंदे ने ये इसको भेजा था खत लिख के या ईमेल भेजी थी कि मैं माल वापस कर रहा हूं, उससे आपको डेट कंफर्म हो जाएगी। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर उस डेट पे क्यों मैं फोकस कर रहा हूं, अगर वो डेट हुई ईयर एंड से पहले की तो सेल रिवर्स होगी, नहीं ये बात समझ? अगर वो डेट ईयर एंड से पहले की हुई तो सेल्स क्या होगी? अच्छा, फिर क्या मैं GRN इंस्पेक्ट कर सकता हूँ? GRN नहीं, GRN तो मेरा डॉक्यूमेंट है ना, तो GRN देख लूंगा तो मुझे पता लगेगा वेरा उसमें कब आया है, तो क्या वो मेरा रिटर्न डेट हो जाएगा, हाँ या नहीं? पक्की बात है, लॉजिकली बात समझ आती है। GRN तो भाई मेरा डॉक्यूमेंट है ना, तो गुड रिसीव होंगे तो GRN बना होगा। मैं ये देख लूं कि इन्होंने, हमने कोई क्रेडिट नोट तो इशू नहीं किया था, उसकी डेट क्या है? क्रेडिट नोट का मतलब होता है कि आपका रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, तो उसको आप दोगे, उसको बोलोगे कि भाई ये लिखा। अच्छा अब सुनना, उसको आप दोगे, बोले कि भाई ये मेरा रिसीवेबल गया और सेल रिवर्स हो गया, पर ये सेल रिवर्स कब हो रही है? ईयर एंड के बाद। हमें ये भी मेक श्योर करना है कि क्या ईयर एंड से पहले होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, ये बात हो गई। अच्छा, फिर वो कह रहा है क्वालिटी इश्यूज भी थे, ये तो पिक ही नहीं किया, तो क्या NRV नहीं? अब आपने ये देखना होगा कि ऐसे और तो केसेस नहीं है जिसमें और फर्क आ जाए और माल वापस आया, फिर बैलेंस में डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। तो यू नीड टू इवेल्युएट
कि ऐसे और भी तो केसेस नहीं है, तो इसलिए इसके लिए मैं कस्टमर कंप्लेंट लॉग को इंस्पेक्ट कर लूंगा। बात समझ आती है? अब देखो ये रहा इसके प्रोसीजर, जरा मैं आपको एक नजर रीड करवा दूं। ये रहा, ऑब्टेन एंड एग्जामिन क्रेडिट नोट, रिटन ऑथराइजेशन एंड गुड इनवर्ड रिकॉर्ड। गुड इनवर्ड रिकॉर्ड क्या होता है? GRN, द डेट ऑफ रिटर्न, द गुड्स वर रिटर्न बिफोर एंड आफ्टर द ईयर एंड द रीजन ऑफ द रिटर्न, क्वालिटी डिफेक्ट्स। एग्जामिन डिस्पैच डॉक्यूमेंट, यानी मैंने इसको कब भेजे थे, ताकि पता तो लगे ना, मतलब ईयर एंड के बाद सेल यहाँ रिकॉर्ड करके बैठा हूँ। इधर रिव्यू ATL अकाउंटिंग एंट्रीज टू चेक वेदर द सेल्स रिवर्सल क्रेडिट नोट वाज रिकॉर्डेड इन द करेक्ट पीरियड। ऐसा तो नहीं है कि इस साल में कर दिया करना अगले में चाहिए, तो अगले साल में कर दिया करना इस साल में चाहिए था। अच्छा, रिव्यू कॉरेस्पॉन्डेंस बाय ईमेल ऑफ लेटर्स बिटवीन ATL एंड द कस्टमर डिस्कसिंग द रिटर्न एंड क्वालिटी इश्यूज। रिव्यू अदर मेजर कस्टमर अकाउंट्स एंड आफ्टर डेट क्रेडिट नोट्स टू असेस इफ दिस इश्यू इज आइसोलेटेड और वाइड स्प्रेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? सिर्फ इसी में है या बाकियों पे भी ये प्रोजेक्ट हो रहा है? क्लैरिटी है? अच्छा, तो भाई मुझे एक बात बता दो, वैसे आज रिजल्ट आना था, हाँ आज रिजल्ट आना था, पर आज हम ये देख रहे हैं कि वैसे तो आज आना था ना। अच्छा ओके, तो मुझे बताओ इसमें कितने सिक्योर कर लिए जानी? अरे यही 4 का, तो 6 कहाँ से किए? अच्छा पूरे में, अच्छा ओके, यानी पूरे 12 में से आपके, यानी पूरे 12 में से अगर हम कहते हैं तो 6 आते हैं, यहाँ पे तहरीम के 9 आ रहे हैं। तो अच्छा अब ये देख लो कि 5 यहाँ पे हमजा कह रहे हैं, 0 6, तो अगेन देखो दिस इज वेरी रिस्की कि आपके आधे नंबर आ रहे हैं, और आधे भी तब कि आप ये कह रहे हो कि आपने जो ड्राफ्टिंग की है वो सही है। सही है ना? अच्छा, तो अब तक सो फार अगर आप मुझे, हाँ आप मुझे जल्दी बताते हो कि अब तक सो फार जितने भी मार्क्स है, वैसे कैलकुलेटर निकालो, 12 ये हो गए, 12 ये थे, 8 ये, हाँ भाई कितने हो गए? 42। प्लीज अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ कि आउट ऑफ 42 अब तक कितने मार्क्स हो गए? 18 26। सुन लो, देखो ये मैं रियलिटी देख लो इधर, ये देखो आप समझ आ रही है बात ना, इधर सुन लो। आउट ऑफ 42 17, 20, 18, 19, 16। मुझे आप एक बात बता दो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि आपको पहुंचना है 50 पे, अभी 58 नंबर का पेपर बाकी है, तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी होगी, कितना परफेक्ट सवाल करना होगा कि वहां पहुंचो? पहले सिर्फ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बता दो, रियलिटी चेक मिलता है कि क्या गलती की है? ये एक मेरा आपके लिए एक सेशन था जिसमें मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि येस व्हाट वेंट रॉन्ग, आपको पता होना चाहिए गलतियाँ कहाँ कहाँ की हैं। मैंने इतने गट्स रखे अपने में कि भाई मैंने आपको सवाल का सोल्यूशन बना के दिया है, आप इसको असेस करें। आगे तो मेरी क्लास वाली सवाल जो मैंने कराए थे वो पेपर में आए थे, सही है ना? मैं इस बार भी वो करूँगा। मैं सॉले से बैठ के ये कह रहा था, अपनी टीम से बैठ के ये कह रहा था, मुझे 3-4 दिन से नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा यार मेरे बच्चों को जब मैंने बना के दिया तो वो कैसे फेल हुए, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती ये बात, मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ। मेरी नींद हराम हो जाती है कि यार मैंने मेहनत की है। मुझे इससे ज़्यादा दुख होता है कि यार अगर मेरा बच्चा फेल हुआ, सही है मुझे बाकियों के लिए भी मसला है, वो भी बच्चे ही हैं यार, मतलब वो भी मेहनत करते हैं, पर मुझे पता है मैं उनसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई ढकी छुपी बात। तो मैं आखिरी दिन तक बुलाया था, पेपर से 1 दिन पहले भी मैंने प्रैक्टिस कराई थी। तो यार आई रियली वांट कि सब पास हो, जो हो गया वो हो गया, लेट इट बी, आगे बढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, सारे क्विजेस, सारे मॉक्स, प्रैक्टिस ऐसे करो कि तुमने कभी किया ही नहीं है तैयारी पहले। मैं और भी बारीकियों में जाऊंगा, क्लियर है? तो आई होप आपको इस सेशन का कुछ फ़ायदा हुआ होगा, कुछ बातें समझ आई हैं कि कहाँ, क्योंकि अब तक तुम इस एक्सपेक्टेशन में बैठे हुए थे ना। देखो यहाँ पे ना आई थिंक वीक अंडरस्टैंडिंग थी, रिक्वायरमेंट सही से पिक नहीं हुई। और याद करो मैंने अपने सेशंस में तुम्हें दिमागी तवाजुन तुम्हारे हिलाए थे, वो किस में हिलाए थे? रिक्वायरमेंट्स में, क्लियर है? तो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू प्लीज़ अच्छे से पढ़ो यार, मतलब मेरे लिए ये इबादत है, एक सब्जेक्ट में बहुत दिल से पढ़ाता हूँ, सही है ना? प्लीज़ इसको पास करो और शक्लें नहीं दिखाना, सी फाइनल में आना, सही है? चलो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।